हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक वेंचर्स। लास्ट लेक्चर में हमने डबली रेनफोर्स बीम को स्टार्ट किया था। डबली रेनफोर्स बीम में क्या दिया था कि डबली रेनफोर्स बीम का आपको एनालिसिस की बात कर रहे थे। एनालिसिस में अब तक हम 3 पॉइंट की बात कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब अब आपको पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना आ गया। अब उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि आपका सेक्शन क्या है, मतलब उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मतलब आपका सेक्शन डिक्लेयर हो गया कि वो बैलेंस है, अंडर एनफोर्स है, ओवर एनफोर्स है, तो वहां पर उसके बाद में हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखना ध्यान से, डायग्राम आपके सामने विजिबल हो रहा है। आपको एक बीम दी गई है जिसका ये आपको AST गिवन है और ये आपको ASC गिवन है। क्लियर है? जिसकी विड्थ कितनी दे रखी है, B दे रखी है आपको विड्थ ऑफ सेक्शन। मतलब मैं सारे नोटेशन लिख देता हूं। विड्थ ऑफ सेक्शन दे रखी है, D दे रखी है आपको इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्लियर है? और भी नोटेशन आएंगे वो हम यहां लिखते जाएंगे। ASC दे रखा है आपको एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। आपको AST दे रखा है एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन दे रखा है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें यहां पर FSC पता है। FSC क्या है? स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। कंप्रेशन स्टील में स्ट्रेस कितना है? FY क्या हो गया? यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस इन स्टील। स्टील में यील्ड स्ट्रेस कितना है? तो वो टेंशन में हमें काम में लेना है। तो देखना ध्यान से, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको एक सेक्शन गिवन है B इंटू डी का। B इंटू डी का जिसमें ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन दिया गया है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन दिया गया है। अब देखो ध्यान से, आउटर मोस्ट ऑफ इसका ये स्ट्रेन डायग्राम है। ये वाला डायग्राम कौन सा आपका? स्ट्रेन डायग्राम। यहां पर लिख देता हूं स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम में क्या दे रखा आपको कि यहां पर आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है? 0.0035। और यहाँ फेलियर कंडीशन के लिए स्ट्रेन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES। ये टेंशन स्टील की हो गई। यहां पर हमने स्ट्रेन की वैल्यू कितनी मान ली? एप्सिलॉन SC। कहां पर? एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील। अब उसके बाद में, अब अगर ये इसका स्ट्रेस डायग्राम है, स्ट्रेस डायग्राम कमांड शो किया गया है, ध्यान से देखेंगे। स्ट्रेस डायग्राम में क्या बताया गया है? इस पर स्ट्रेस की वैल्यू दिखाई गई है। कंक्रीट में स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू या डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी? 0.45 FC के। स्टील में डिजाइन जो कंप्रेशन स्टील को जिस स्ट्रेस से डिजाइन करना है दैट इज FSC, वो हमें कैलकुलेट करना होता है और उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और ये टेंशन स्टील में 0.87 FY डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू होती है। अब देखो, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है। मान लो आपको कुछ AST1 रेनफोर्समेंट ये था। अब देखो AST1 क्या था? AST1 एक्चुअली ये था कि आपको बीम गिवन है। बीम गिवन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये बीम मैक्सिमम कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ले सकती है। तो ये जो जितना लोड आ रहा होगा उसके अगेंस्ट हमें इस बीम को देखना है। तो देखना ध्यान से, AST1 उस कंडीशन का है जब ये मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिंगली रेनफोर्स कंडीशन में थी, तब कितना रेजिस्ट कर सकती थी। तो उस केस में, इस केस में ये हम ये कह सकते हैं कि ये इसका किसका हो गया? बैलेंस सेक्शन का। तो AST भी कौन सा हो गया? अगर हम AST1 को बताना चाहें तो AST1 को हम क्या डिफाइन करेंगे? ये AST लिमिटिंग हो जाएगा किस कंडीशन में? बैलेंस। AST लिमिटिंग का मतलब क्या होगा? बैलेंस कंडीशन। और जब ये बीम सिंगली रेनफोर्स बीम थी। क्लियर है? तो देखना ध्यान से, अब इसका स्ट्रेस डायग्राम ये बनाया गया है। स्ट्रेस डायग्राम में यहां पर स्टील में स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.87 FY होती है। उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर फोर्स निकालना होगा तो उसको एरिया ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द AST1। तो यहां हमने स्टील में वैल्यू निकाल दी। अब बात करते हैं C1 फोर्स की। तो देखो C1 फोर्स की जो वैल्यू होगी, कंप्रेसिव फोर्स निकालना है यहां पर। कंप्रेसिव फोर्स कितना आएगा? C1 इज इक्वल्स टू, पता है आपको इस केस में जो टॉप फाइबर है, मतलब ये जो इतना पार्ट है जो कंक्रीट बियर कर रही है, इसमें स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? C1 इज इक्वल्स टू 0.36 FC के B इंटू XU। क्लियर है? 0.36 FC के B इंटू XU। हमने ये टाइप क्या मान ली? XU मान ली। क्लियर है यहां तक? यहां पर ये 0.36 FC के B इंटू XU हो गया C1 फोर्स की वैल्यू। अब देखना ध्यान से, इसमें एक पार्ट और ऐड किया गया है। देखो डैश लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी कंक्रीट
मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर हम इसको ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास देखना, इसमें कुछ दिखा देता हूं आपको कि क्या हम इतने अमाउंट की इसमें जब ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इतने अमाउंट की कंक्रीट यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर ASC रख देंगे, एरिया ऑफ स्टील। सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर तो हमने इसके फोर्स को सब्ट्रैक्ट किया, जबकि यहाँ पर इस फोर्स को हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया कंक्रीट को। क्यों नहीं किया, उसका रीजन देखना, टेंशन जोन में कंक्रीट को क्या कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इस वजह से यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं किया गया। यहाँ से आप कितना भी एरिया निकाल लो, ये बात समझ में आ गई होगी। देखना ध्यान से, अब जब हम इसकी बात कर रहे थे, यहाँ से ये भी रफ कर रहा हूँ, अब यहाँ पर पूरा इस पार्ट की बात करते हैं। देखो ध्यान से, कंक्रीट नहीं है इसलिए इसके जैसा कोई डायग्राम नहीं बना, मतलब इसके बीच में देखो यहाँ पर कंक्रीट नहीं थी तो इसलिए एक लाइन डायग्राम बना, इसीलिए इसके पूरे के पूरे अंदर जो स्ट्रेस डायग्राम बनाया गया वो लाइन डायग्राम बनाया गया। अब यहाँ पर कुछ C2 फोर्स एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पर कुछ T2 फोर्स एक्ट कर रहा होगा। क्लियर है, T2 फोर्स वो होगा जो इस C2 फोर्स को बैलेंस करेगा, मतलब इसके कोरेस्पोंडिंग यहाँ पर कुछ एरिया ऑफ स्टील हमें टेंशन में प्रोवाइड करना होगा। मतलब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इसमें टेंशन जोन में जो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया गया है AST, ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, AST1 प्लस AST2 का कॉम्बिनेशन है। AST1 क्या हो गया, जब ये बीम अपनी लिमिटिंग कंडीशन में मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब दे सकती थी, जब इसका क्रॉस सेक्शन B/D को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, उस कंडीशन में जो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड कर रही थी, उसके लिए जो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है दैट इज AST1। अब AST2 क्या है, इस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन को बैलेंस करने के लिए जो स्टील प्रोवाइड किया गया है दैट इज द AST2। क्लियर है, तो देखना ध्यान से, यहां पर हमने C2 फोर्स को निकालना सीख लिया था। C2 फोर्स की वैल्यू क्या थी, FSC माइनस 0.45 FC के, यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई इनटू ASC, नेट स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर C2 फोर्स की वैल्यू लिख देते हैं। C2 फोर्स क्या हो गया, FSC माइनस 0.45 FC के इनटू ASC। क्लियर है, अब देखो ध्यान से, यहां पर हमें लीवर आर्म की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो ये डेप्थ को हमने मान लिया Y1। क्लियर है, इस डेप्थ को हमने क्या मान लिया, Y1। तो Y1 की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से याद होगा सिंगली रेनफोर्स बीम में Y1 कितना आता था, 0.42 XU। तो Y1 कितना आ गया, 0.42 XU। तो लीवर आर्म 1 कितना आ गया, लीवर आर्म 1 यहां लिख रहे हैं, लीवर आर्म 1 कितना आ गया, लीवर आर्म 1 आ जाएगा आपका, टोटल कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक की इफेक्टिव डेप्थ में से 0.42 XU जाएगा, तो कितना बचेगा, D माइनस 0.42 XU। तो यहाँ पर कितना हो गया, D माइनस 0.42 XU। क्लियर है, लीवर आर्म 1 भी हो गया। अब बात करते हैं लीवर आर्म 2 की, तो लीवर आर्म 2 कैसे निकलेगा, लीवर आर्म 2 से पहले Y2 लिखो। Y2 कितना है, देखो यहाँ पर Y2 क्या है, कंप्रेशन साइड में जो कवर होता है उसी को हम Y2 बोलेंगे। Y2 की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं डिनोट करना चाहूँ दैट इज द D डैश। क्लियर है, D डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर D डैश को मेंशन करना है, इफेक्टिव कवर इन कंप्रेशन जोन, फॉर इफेक्टिव कवर इन कंप्रेशन जोन या फॉर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए कंप्रेशन जोन में जो कवर प्रोवाइड किया जाता है उसको है। तो Y2 D डैश हो गया, तो लीवर आर्म 2 कितना आ जाएगा, तो देखो यहां से लेके यहां तक इफेक्टिव डेप्थ है, इसमें से Y2 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो लीवर आर्म 2 की वैल्यू क्या होगी, D माइनस D डैश। क्लियर है, तो यहां पर लीवर आर्म 2 की वैल्यू क्या होगी, D माइनस D डैश। तो यहां पर जब भी हमें फोर्स लिखना होगा, मतलब यहां पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR किसके बराबर हो जाएगा, MR1 प्लस MR2 के बराबर। और MR1 किसका, इस सेक्शन का, और MR2 किसका, इस सेक्शन का। मतलब ये MR2 यहां से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा, यहां से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, MR1। MR1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 इंटू लीवर आर्म 1, इसका क्या हो जाएगा, C2 इंटू लीवर आर्म 2। तो यहां पर C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रख देते हैं पूरी वैल्यू 0.36 FC के B इंटू XU इंटू लीवर आर्म 1 की वैल्यू क्या आई थी, D माइनस 0.42 XU प्लस C2 फोर्स की वैल्यू क्या थी, FSC माइनस 0.45 FC के इंटू ASC इंटू क्या हो जाएगा, लीवर आर्म 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, D माइनस, लीवर आर्म 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, D माइनस D डैश। क्लियर है, ये आपके पास नेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड आ जाता है इन केस ऑफ डबली रेनफोर्स बीम। यहां तक क्लियर होगा, यहां तक
कोई दिक्कत? अब चलते हैं इसको सिमिलरली टेंशन फोर्स को कैसे निकालेंगे। तो देखना टेंशन फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो क्या होगा, अगर मैं T1 फोर्स की बात करूं तो T1 फोर्स क्या हो जाएगा 0.87 Fy इंटू AS T1, क्योंकि स्टील के लिए तो हमें पता है कि कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ स्टील। तो T2 फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर देखना ध्यान से 0.87 Fy इंटू AS T2। तो इसका मतलब हम टेंशन फोर्स T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 जब लिखेंगे तो AS 0.87 Fy कॉमन आ जाएगा, 0.87 Fy कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा AS T1 प्लस AS T2 और उसको हम क्या लिख देंगे 0.87 Fy इंटू AS T। ये आपकी टेंशन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब बात आती है कि टेंशन फोर्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पर देखना यहाँ पर C2 फोर्स लग रहा है और अब मैं इसी डायग्राम में इसको देखना FSC से हटा के मैं इसको C2 फोर्स दिखा रहा हूँ कमांड करने के लिए, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर आपका जो फोर्स लग रहा था वो क्या लग रहा था C1 फोर्स। यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी y1 और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी y2। अब प्रॉब्लम ये आती है कि लीवर आर्म किसको बनाया जाए। तो लीवर आर्म एक्चुअली होता क्या है, लीवर आर्म होता है नेट रिजल्टेंट फोर्स के बीच में डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलेंगे लीवर आर्म। तो मान लो नेट रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का कहीं इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा होगा और इस फोर्स की वैल्यू बता दी हमने C, कंप्रेशन फोर्स। क्लियर है? इस कंप्रेशन फोर्स की यहां से जो डिस्टेंस होगी इस कंप्रेशन फोर्स की, वो हमने यहां से क्या मान ली, इस डिस्टेंस को मान लिया y बार, मान लिया। अब ये y बार कैसे कैलकुलेट होगी, तो देखना y बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y बार निकालने का तरीका C1 इंटू कोरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस। देखो ये एक तरीके से सेंट्रोइड निकालने का तरीका है, दोनों फोर्स का हम सेंट्रोइड निकालने, दोनों फोर्स कहां पर एक्ट करेंगे, तो C1 इंटू y1 प्लस C2 इंटू y2। क्लियर है? तो देखना C1 इंटू y1 प्लस C2 इंटू y2 डिवाइड बाई क्या निकालना है, y निकालना है। तो फोर्स का क्या हो जाएगा डिवीजन, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा y बार कैलकुलेट हो जाएगी। अब y बार कैलकुलेट हो गई, इसका मतलब आपकी जो लीवर आर्म होगी नेट इन दोनों के बीच की, वो क्या होगी, ये होगी लीवर आर्म। तो हम इस लीवर आर्म को क्या लिख सकते हैं, टोटल डेप्थ कितनी है इसकी, यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ है d और d में से y बार जाएगा तो इस ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d माइनस y बार। तो यहाँ पर जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड लिखेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड, तो क्या होगा टेंशन फोर्स इंटू लीवर आर्म, और टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी है 0.87 Fy इंटू AST इंटू D माइनस y बार लीवर आर्म हो जाएगी। यहां से आप इस तरीके से टेंशन फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, बट हम इसको प्रिफर नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नॉट प्रिफर्ड क्यों नहीं करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, उसके पीछे रीजन आपको C1 C2 जब निकालना है तो आप इधर से क्यों नहीं निकाल दोगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, आपको C1 C2 निकालने के बाद भी एक y बार की प्रोसेस एक्स्ट्रा करनी होगी। इससे अच्छा है कि आप C1 C2 तो तब निकाल ही रहे हो तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस साइड से निकालोगे, ऑलवेज ट्राई करोगे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस साइड से निकालो, कंप्रेशन साइड से। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखना ध्यान से, इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे करना है। क्लियर है? यहाँ तक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, सबसे पहले ASC AST दिया था, इसको दो टुकड़ों में डिवाइड किया, AST1 AST2 ASC में। फिर हमने इंडिविजुअली इस फोर्स के लिए हमने C1 फोर्स लिख दिया, y1 लिख दिया, y1 कितना आएगा d माइनस 0.42 XU, मतलब 0.42 XU, तो लीवर आर्म कितना आ जाएगा d माइनस 0.42 XU। तो यहाँ से सिमिलरली y2 कितना आ जाएगा, y2 यहाँ से कितना है d डैश के बराबर, और लीवर आर्म 2 कितना आ जाएगा d माइनस d डैश। यहां से हमने वैल्यू MR1 प्लस MR2 में दो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएंगे, इस सेक्शन का MR1 आएगा, इस सेक्शन का MR2 आएगा। यहां पर हमने MR का टोटल निकाला, तो MR1 क्या हो जाएगा C1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस C2 MR2 कितना हो जाएगा C2 इंटू लीवर आर्म 2, और दोनों को ऐड कर दिया फॉर्मूला में। टेंशन फोर्स क्या था, इसके लिए 0.87 Fy इंटू AST1 था और इसके लिए क्या था 0.87 Fy इंटू AST2 था, तो दोनों फोर्स को जोड़ दिया तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाता है, टेंशन 0.87 Fy इंटू AST। क्लियर है? अब इसके बाद में यहां से हमने सिमिलरली y बार कैलकुलेट कर ली, दोनों कंप्रेशन फोर्स का रिजल्टेंट का किस डिस्टेंस पे मान लिया हमने, y बार डिस्टेंस पर, और y बार कैलकुलेट कर ली, फिर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है?
अब देखो इस पे बेस्ड हमने जो पिछला न्यूमेरिकल कर रहे थे उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मतलब लास्ट जो न्यूमेरिकल किया था अब हम इसी को आगे करते हैं। वहां पर हमने एक्सयू कैलकुलेट कर लिया था, कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन लिख देते हैं, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन फ्रॉम प्रीवियस, मतलब जो प्रीवियस एग्जांपल में दिया गया था उसी से, गिवन इन प्रीवियस एग्जांपल, मतलब उसी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। जहां पर हमें बी कितना दिया गिवन था 360 mm, टोटल डी कितना था 700 mm, उसमें दोनों साइड कवर कितना था, डी कंप्रेशन और डी टेंशन का कवर कितना था 60 mm, क्लियर है यहाँ पर। और हमें M30 गिवन था और FE 415 गिवन था, AST गिवन था अपने को 5 बार 25 mm डाया, और ASC गिवन था 4 बार 16 mm डाया। ये हमारा कुछ क्वेश्चन था, वहां से हमने यहाँ से रिजल्टेंट एक्सयू कितना कैलकुलेट किया था, एक्सयू की वैल्यू आई थी 160 mm, ये हमने लास्ट में एज्यूम कर लिया था। बाकी आप इंटरपोलेशन से निकाल सकते हो, थर्ड वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू दे सकते हो। यहाँ देखना, अब उसके बाद हमने फाइनल जब एक्सयू को डिसाइड कर दिया तो उस एक्सयू के बेस पर हमें अब साइलेंट एससी भी निकालना होगा और फिर हमें क्या निकालना होगा, एफएससी की वैल्यू निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो अब साइलेंट एससी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या होता है, एक्सयू माइनस डी डैश अपॉन एक्सयू इंटू 0.0035। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सयू की वैल्यू कितनी है 160 माइनस 60 डिवाइड बाई 160 इंटू 0.0035। तो यहां से जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर 0.00218 स्ट्रेन की वैल्यू। तो देखो स्ट्रेन की वैल्यू जब आप पीछे टेबल देखोगे तो स्ट्रेन की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है, तो स्ट्रेन की वैल्यू जो लाई कर रही है वो देखना ध्यान से, स्ट्रेन और स्ट्रेस जो दोनों वैल्यू है वो 0.00192 और 0.00241 के बीच में लाई कर रही है। यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू होती है 324.8, यहाँ होता है 342.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपकी स्ट्रेस की वैल्यू होती है। यहाँ आपको इस पॉइंट पे एफएससी कैलकुलेट करना है। यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू, स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है 0.00218। तो देखना ध्यान से, एफएससी कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको x1 मान लो, ये एप्सिलॉन एससी हो गया। तो देखना ध्यान से, एफएस इसके लिए फॉर्मूला क्या था, y1 प्लस y1 कितना हो गया 324.8 प्लस y2 माइनस y1, तो 342.8 माइनस 324.8 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 0.00241 माइनस 0.00192 इंटू ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एससी माइनस x1, तो 0.00218 माइनस 0.00192। यहां से आपके पास एफएससी की वैल्यू आ जाएगी 334.62 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब आपके पास फाइनल आपका एफएससी आ चुका है। मतलब लास्ट जब आप एक्सयू कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद आपको एक स्टेप और करनी है, दैट इज द फाइनल स्टेप। उसके अंदर आप क्या करोगे, एफएससी की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। यहां तक आपने एफएससी कैलकुलेट कर चुके हो, मतलब एक स्टेप ये हो गई, उसके बाद में एक स्टेप ये हो गई। यहां से आपने एफएससी कैलकुलेट कर लिया। अब एफएससी कैलकुलेट कर लिया, आप सेक्शन कैसा मान के चले थे, अंडर एनफोर्स मान के चले थे। तो यहां पर आप क्या कर लोगे, नेक्स्ट स्टेप में वैसे भी जो एक्सयू की वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो एक्सयू की वैल्यू कितनी आई 160 और एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू कितनी थी 307। तो ऑटोमेटिकली सेक्शन क्या हो गया, अंडर एनफोर्स हो गया। क्लियर है। तो यहां पर हम नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए क्या बोला, कंप्रेशन साइड से निकालना है, दैट इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2, दैट इज द C1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस C2 इंटू लीवर आर्म 2। और C1 की वैल्यू कितनी है 0.36 FC के B इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU लीवर आर्म 1 थी, अभी कैलकुलेट करके बताया। C2 की वैल्यू क्या थी
FSC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश। क्लियर है यहां तक? तो देखना ध्यान से, अब आपके पास इसमें अगर वैल्यू रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, C1 की वैल्यू, मतलब आप इंडिविजुअली वैल्यू रख दो। तो देखना ध्यान से, 0.36 FCK 30 हो जाएगा, B 360 हो जाएगा, एंड XU की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 इंटू ये कितना हो जाएगा, 640 माइनस 0.42 इंटू 160 ब्रैकेट प्लस FSC कितना हो जाएगा, 334.62 माइनस 0.45 इंटू 30 इंटू ASC कितना था, 4 बार थी, 16 mm डाया, 5/4 16 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 640 माइनस 60। क्लियर है यहां तक? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 506.1 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। ये क्या हो जाएगा, 506.1 किलो न्यूटन मीटर। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप दोनों पार्ट को ऐड कर लोगे तो आपके पास फाइनल डबली रेनफोर्स बीम के एनालिसिस का एक एग्जांपल हो जाता है और एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है। आपको इसी प्रोसीजर में एग्जाम में भी करना है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम बात करेंगे डिजाइन की नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजाइन को कंप्लीट कर देंगे। और अब आपका राजस्थान जेईई का भी पैटर्न आ चुका है, राजस्थान जेईई के लिए भी एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो आपको थोरोली ऊपर से सारे सब्जेक्ट की स्टडी करनी है। थैंक यू।